व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग वन टू मैनी एंड मैनी टू वन के रिलेशन को डिस्कस करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइप ओ आर एम। तो अगर आप टाइप ओ आर एम का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको रिलेशंस के अंदर बेसिकली मैनी टू वन एंड वन टू मैनी का सेक्शन मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस सेक्शन को कंबाइन बनाया गया क्योंकि बेसिकली ये दोनों रिलेशन जब भी बनते हैं तो बाई डायरेक्शनल तरीके से बनते हैं कि एक डायरेक्शन से जो रिलेशन बन रहा होता है वो वन टू मैनी का बन रहा होता है और दूसरी तरफ से जो रिलेशन बन रहा होता है वो मैनी टू वन का बन रहा होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट में बेसिकली यहाँ पर उन्होंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है और आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि वन टू मैनी टू वन एंड वन टू मैनी का रिलेशन किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है वेयर ए कंटेन्स मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ बी, लेकिन बी के पास सिर्फ एक इंस्टेंस होता है ए का। और उन्होंने नीचे एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर आपके पास एक यूज़र की एंटिटी है तो इस यूज़र के बेसिकली मल्टीपल फ़ोटोज़ हो सकते हैं, लेकिन एक फ़ोटो बेसिकली किसी एक यूज़र को ही बिलोंग करता होगा। ठीक है, तो बहुत सारे फ़ोटोज़ भी हो सकते हैं जो एक सिंगल यूज़र को बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस साइड से जो रिलेशन बनेगा वो वन टू मैनी का बनेगा और जो फ़ोटो वाली साइड से बनेगा वो मैनी टू वन का बनेगा। सिंपल एज़ दैट। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए जो है ना हम इस सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पर मैंने सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। मैंने जो एग्जांपल उठाई है वो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली उसके अंदर अगर आप मेरे डीवी डायग्राम में आते हैं तो हम बेसिकली एक कंपनी और प्रोडक्ट का बेसिकली रिलेशन जो है ना वो इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें एक कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे वो किसी एक सिंगल कंपनी को बिलोंग करते होंगे। मान लीजिए अगर मैं एप्पल कंपनी की मिसाल लेता हूँ तो एक एप्पल कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन है, मैकबुक है, मैक प्रो है, ठीक है, आईपैड हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो किसी एक सिंगल कंपनी को बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आईफोन को मल्टीपल कंपनीज बैठ के बना रही हैं। तो सब जानते हैं कि आईफोन को बनाने वाली कंपनी सिर्फ एक जो है वो एप्पल ही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर बेसिकली हम इस रिलेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी के साथ जो है ना मैं आ जाता हूँ अपने VS कोड की तरफ और यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या कर दिया है कि जितनी भी मेरे पास एंटिटीज़ थी वो मैंने रिमूव कर दी हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरा एक सिंगल पॉइंट गेट की एक रिक्वेस्ट है उसके अंदर सिंपल जो है मैंने सारा कोड रिमूव करके उसमें सिर्फ एक सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा हूँ एज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, और अगर आप मेरा इंटीग्रेट टर्मिनल खोलें तो आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन प्रॉपरली अप हुई है विदाउट एनी एरर्स। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप मेरे दोबारा डेटाबेस के अंदर आते हैं जो मैंने डेटा ग्रिप के अंदर ओपन करके रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल कोई भी टेबल्स मौजूद नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो है ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को एंटिटीज़ के बारे में पता है, तो मैं सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करके दो एंटिटीज़ क्रिएट कर लेता हूँ एंटिटीज़ के फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो मेरी जो पहली एंटिटी होने वाली है वो ऑब्वियस सी बात है कंपनी होने वाली है, दैट विल बी कंपनी डॉट टी एस। और इसी के साथ मैं राइट क्लिक करके एक और नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, दैट विल बी प्रोडक्ट एंड डॉट टी एस। ठीक है, तो ये दो मेरी एंटिटीज़ होने वाली हैं। ठीक है, जिनको बेसिकली हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस से बात है एंटिटीज़ को बनाने का बॉयलरप्लेट कोड मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल कॉपी करूँगा। तो मैं दोबारा अपनी टाइप वार्म की डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ और कोई एक एंटिटी में कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर लाकर मैं पेस्ट कर दूँगा और इसी पॉइंट पे यहाँ पे मेरे पास अभी कोई फ़ोटो मौजूद नहीं है तो फ़ोटो की सारी चीज़ें मैं निकाल दूँगा। ठीक है, और इसी पॉइंट पे बेसिकली इसको हम नाम चेंज करके मैं कर दूँगा दैट इज़ कंपनी। ठीक है, और इसी तरीके से कंपनी का नेम होगा और हम कंपनी की डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, तो इसी को मैं कॉपी कर लूँगा एंड मेक इट डाउन, पेस्ट एंड लेट्स सपोज करें मैं कंपनी की डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूँगा। ठीक है, और इसी के साथ हम इस कोड को फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मेरी बेसिकली कंपनी की जो एंटिटी है वो रेडी हो चुकी है, जिसमें मैंने ज़्यादा नहीं सिर्फ दो ही फील्ड्स रखी हैं, एक कंपनी का नाम होने वाला है और दूसरी इसकी डिस्क्रिप्शन होने वाली है। ठीक है, इसी पॉइंट पे बेसिकली अगर मैं अपना प्रोडक्ट बना लेता हूँ तो प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं और मैं काम करता हूँ कंपनी वाली एंटिटी को ही कॉपी कर लेता हूँ और प्रोडक्ट में लेके जाकर पेस्ट कर दूँगा। इसका नाम सिंपल मैं चेंज करके कर दूँगा प्रोडक्ट, और यहाँ पर ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट का नेम होने वाला है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी होने वाली है और एक हम एडिशनल फील्ड ऐड कर देंगे जिसमें प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा प्राइस एंड दैट विल बी इन नंबर टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मेरी दोनों एंटिटीज़ बन चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी कंपनी की एंटिटी बन चुकी है और मेरी प्रोडक्ट की एंटिटी भी बन चुकी है। और इस पॉइंट पर जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरा अगर आप इंटीग्रेट टर्मिनल खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो रही है। ठीक है, और क्योंकि मैंने जो है सिंक्रोनाइजेशन का जो पैरामीटर है वो ट्रू किया हुआ है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरी एंटिटीज़ को रीड करते साथ ही मेरे डेटाबेस के साथ प्रॉपरली सिंक कर देगा और इन एंटिटीज़ को मेरे डेटाबेस के टेबल के साथ प्रॉपरली मैप कर देगा।
ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है और 2 टेबल उसने बना दी हैं, क्रिएट टेबल कंपनी एंड क्रिएट टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, और उसको बेसिकली आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं अपना एंटिटी बंद करता हूँ और दोबारा हम डेटा ग्रिड की तरफ आते हैं और अगर मैं अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ, तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 टेबल बन चुके हैं। ठीक है, एक टेबल मेरे पास कंपनी का है और एक प्रोडक्ट का है, और इसके अंदर अगेन जो है वही फील्ड्स डिफाइंड हैं जो बेसिकली हम लोगों ने एंटिटी में डिफाइन करी। कंपनी के केस में नेम एंड डिस्क्रिप्शन है और प्रोडक्ट के केस में बेसिकली मेरे पास जो है वो नेम, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो मैंने उनको सिंपल रखा हुआ है क्योंकि बेसिक हमारा एजेंडा क्या है कि हमने रिलेशंस को डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैं दोबारा अब यहाँ पे आता हूँ और इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी दोनों एंटिटीज़ जो हैं वो बन चुकी हैं, और अब हम नेक्स्ट जो काम करेंगे वो ये है कि हम इसमें रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, रिलेशन डिफाइन करने के लिए मुझे कुछ डेकोरेटर्स जो है वो चाहिए। तो पहला तो ये है कि मैं ये देखूंगा कि मेरे रिलेशन बन किस तरीके से रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी की साइड से जो रिलेशन बनेगा विद प्रोडक्ट वो बनेगा 1 to many कि एक कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास प्रोडक्ट्स का एक एरे होने वाला है। ठीक है, दैट विल बी ऑफ टाइप प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट का बेसिकली एरे होने वाला है, तो मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि VS कोड ने ऑटोमेटिकली ऊपर से इंपोर्ट भी कर लिया। और इस पॉइंट पे यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर डेकोरेटर लगाकर मैं टाइप वाले को बताऊँगा कि आप ये रिलेशन सेट करो, और वो डेकोरेटर बेसिकली होने वाला है 1 to many का। ठीक है, और 1 to many के अंदर ऑब्वियसली बात है मुझे एक एरो फंक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि ये जो 1 to many का रिलेशन है वो किस एंटिटी के साथ बन रहा है। तो इसके अंदर एरो फंक्शन में मैं डिफाइन कर दूंगा प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली प्रोडक्ट के साथ ही 1 to many का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे मैं रिलेशन डिफाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो भी इसको रिवाइड है, जो बेसिकली अगर आप देखें तो इन्वर्ट साइड होने वाली है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि सेकंड पैरामीटर में मुझे इन्वर्ट साइड बतानी है। इन्वर्ट साइड का मतलब ये है कि मुझे बेसिकली बताना है कि ये जो रिलेशन बन रहा है वो प्रोडक्ट के किस वेरिएबल से बन रहा है। ठीक है, तो अब तक क्योंकि मैंने प्रोडक्ट के अंदर वो वेरिएबल बनाया नहीं है जिसके साथ ये रिलेशन बन रहा है, तो इसी वजह से मैं ये डिफाइन नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं जो बेसिकली प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाली साइड से भी जो रिलेशन बन रहा है उसको डिफाइन कर दूंगा, और फिर दोनों के रिवर्स साइड को हम इजीली मैप कर पाएंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट वाली साइड से अगर आप देखते हैं तो ऑब्वियसली बात है जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है मैनी टू वन। मैनी टू वन का मतलब क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक सिंगल कंपनी को बिलोंग कर सकते हैं, तो डैट विल बी मैनी टू वन। उसके लिए ऑब्वियस सी बात है मुझे पता है यहाँ पर एक कंपनी आने वाली है। ठीक है, एक सिंगल कंपनी होगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर प्रोडक्ट के पास एक कंपनी होगी। ठीक है, तो दैट इज़ कंपनी, और कंपनी आप देख सकते हैं कि VS कोड ने यहाँ पर ऑटो इम्पोर्ट भी कर ली, और इस पॉइंट पर बेसिकली यहाँ पर भी मैं डेकोरेटर लगाकर उसे बता सकता हूँ कि ये रिलेशन जो बनने वाला है वो बनने वाला है मैनी टू वन। ठीक है, और इसी पॉइंट पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैनी टू वन का डेकोरेटर आप देख सकते हैं कि उसने बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट भी कर लिया फ्रॉम टाइप ORM। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली हमें अगेन वही काम करना पड़ेगा। पहले पैरामीटर में हमें ये प्रोवाइड करना है कि ये मैनी टू वन का रिलेशन किस एंटिटी के साथ बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जिस एंटिटी के साथ बन रहा है वो है कंपनी। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो इस पॉइंट पे बेसिकली मैंने अपना मैनी टू वन का रिलेशन भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, और अगर आप दोबारा यहाँ पर आते हैं तो मैंने 1 to many का रिलेशन भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास जो है ना वो यहाँ पर मैंने रिवर्स साइड प्रोवाइड नहीं की कि रिवर्स रिलेशन मेरा किसके साथ बना। रिवर्स से मतलब ये है कि ये 1 to many का जो रिलेशन बन रहा है ये प्रोडक्ट के किस वेरिएबल से बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो ये प्रोडक्ट के इस वेरिएबल से बन रहा है, कंपनी से बन रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर सिंपल अब मैं एक और एरो फंक्शन पास करूँगा जिसमें मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा होगा। ठीक है, और इस प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली मैंने यहाँ पे कर देना है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं मैंने डॉट करके उस वेरिएबल का नाम देना है जिस वेरिएबल के साथ ये रिलेशन बन रहा है 1 to many, और वो वेरिएबल होगा कंपनी। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास प्रोडक्ट डॉट कंपनी मैंने प्रोवाइड कर दी है जो मेरी रिवर्स साइड होने वाली है। इसी तरीके से मैंने जो रिवर्स साइड है वो इस मैनी टू वन के केस में भी डिफाइन करनी है। मैनी टू वन के केस में जो रिवर्स साइड है वो कौन से होने वाली है। रिवर्स साइड का मतलब कि वो कंपनी के किस वेरिएबल के साथ रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो वो मुझे पता है कि अगर मैं रिवर्स साइड में यहाँ पर कंपनी का ऐसा पैरामीटर पास हो रही होगी, और यहाँ पर मुझे बेसिकली उसको डिफाइन करना है कि कंपनी के किस वेरिएबल के साथ ये रिलेशन मैप हो रहा है। ठीक है, तो वो जो वेरिएबल होने वाला है वो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट्स का वेरिएबल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा सिंपल कंपनी डॉट प्रोडक्ट्स, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने जो है ना प्रॉपर्ली रिलेशंस मैप कर लिए हैं, 1 to many की भी मैप कर दिया है, और यहाँ से रिवर्स साइड में मैनी टू वन भी मैप कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो रिवर्स साइड है बेसिकली वो प्रोडक्ट की कंपनी साइड होने वाली है, तो अगर मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा तो मुझे कंपनी पे ले आएगा। अगर कंपनी के साइड से अगर आप रिवर्स साइड देखेंगे तो प्रोडक्ट बनने वाली है, तो मैं कंट्रोल दबा कर इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे अगेन प्रोडक्ट्स पे ले आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक निशानी होती है चेक करने की कि आपने रिलेशन प्रॉपर बनाया है कि नहीं बनाया। ठीक है,
तो इस पॉइंट पर बेसिकली हमारा रिलेशन जो है ना वो सक्सेसफुली बन चुका है। हमने इसको जो है ना बाई डायरेक्शनल बनाया है। एक डायरेक्शन से बेसिकली वन टू मैनी का रिलेशन है और दूसरी डायरेक्शन से मैनी टू वन का रिलेशन है, ठीक है। तो अगर मैं इंटीरियर टर्मिनल खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो है ना अल्टर टेबल की कुछ क्वेरीज चली हैं और कुछ फॉरेन कीज़ इन्होंने बनाई हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है वन टू मैनी के केस में हम लोग हमेशा फॉरेन की कहाँ रखते हैं, मैनी वाली साइड पर, ठीक है। तो अगर आप इसको डेटा ग्रिप के अंदर आते हैं और उसके साथ ही जो है ना अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ हमारे इस प्रोडक्ट के टेबल को, तो देख सकते हैं कि आगे कंपनी आईडी की जो है ना वो एक पैरामीटर और ऐड हो चुका है जो बेसिकली मेरी फॉरेन की होने वाली है, ठीक है। और वो फॉरेन की जो है ना वो रेफ़र कर रही है टू माय कंपनी, ठीक है। सिंपल एज़ दैट। तो इस पॉइंट पे मेरा रिलेशन बन चुका है और रिलेशन बनने के साथ ही बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ टाइप और रिपोजिटरीज हम जो हैं वो इस रिलेशन को लेते हुए इस पे कर्ड के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली आ जाता हूँ मैं अपने app.ts के अंदर और यहाँ पर बेसिकली हम जो हैं वो सारे के सारे कर्ड के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, पहले तो हम बेसिकली जो है वो कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं जिसमें हम बेसिकली एक कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को इंसर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा काम होने वाले मैं कमेंट भी लिख देता हूँ कि हम बेसिकली डेटा इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टाइप और रिपोजिटरीज, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि जैसे ही आप कोई भी एंटिटी क्रिएट करते हैं तो वो एंटिटी बेसिकली जैसे ही टाइप और रजिस्टर होती है तो टाइप और बेसिकली उसकी रिपोजिटरी ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो कुछ जो है वो जो है वो कंपनी को एक रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास मैं कंपनी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, तो डैट विल बी लेट कंपनी, ठीक है। और इसकी टाइप अगेन होने वाली है कंपनी और इसको मैं करके इक्वल टू न्यू और कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। उसी बात पे हम कंपनी को इंपोर्ट भी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम कंपनी के वैल्यूज मैप करवा देंगे, ठीक है। लेट सपोज करेंगे यहाँ पे मैं कर दूँगा कंपनी डॉट और डॉट में सबसे पहले तो मैं नाम प्रोवाइड कर दूँगा, नेम कंपनी का हो जाएगा एप्पल, ठीक है। हम एप्पल कंपनी बना लेते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एक कंपनी डॉट मेरे पास जो है वो उसका नाम हो गया, उसकी डिस्क्रिप्शन भी कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ कि इट इज़ टेक कंपनी है और ये है कैलिफोर्निया, ठीक है। टेक कंपनी जो कैलिफोर्निया में, इसी पॉइंट पे बेसिकली जो नेक्स्ट पैरामीटर मैं प्रोवाइड करूँगा वो कहूँगा कंपनी डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब कंपनी डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर मुझे पता है कि जो है ना वो एक प्रोडक्ट्स का एरे आने वाला है और वो वही प्रोडक्ट्स होंगे जो इस कंपनी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर बेसिकली यहाँ पर मुझे जो है ना वो उसका एरे प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ ऊपर जाकर एक प्रोडक्ट्स का एरे क्रिएट कर देता हूँ और उसके अंदर हम 2-3 प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे मैं कर दूंगा लेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स कर देंगे और ये बेसिकली प्रोडक्ट का एक एरे होने वाला है, ठीक है। और उस एरे के अंदर बेसिकली हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं एक फ़िलहाल एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। और एम्प्टी एरे क्रिएट करते साथ ही बेसिकली हम नीचे कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो क्रिएट करके इस एरे के अंदर हम उसको ऐड करवा देंगे, ठीक है। और उसी पॉइंट पर बेसिकली मैं प्रोडक्ट को इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर आप ऊपर के देखें तो आप बेसिकली ऑटो इंपोर्ट भी हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा हम बेसिकली जो है वो 3 प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे और 3 प्रोडक्ट्स को बेसिकली इस एरे में ऐड करवा कर एंड देन हम इसको असाइन कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं कर दूँगा लेट सपोज करेंगे हम पहला प्रोडक्ट बनाएंगे आईफोन का, ठीक है। लेट आईफोन कर देंगे और इक्वल्स टू मैं एक न्यू प्रोडक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगेन हम आईफोन डॉट करके हम लेट सपोज करेंगे उसका नाम दे देंगे, नेम इज़ इक्वल्स टू सपोज करें आईफोन ही रहेगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे हम आईफोन की जो है वो लेट सपोज करें डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लेट सपोज कर देते हैं कि लिख दूँगा स्मार्ट फ़ोन, ठीक है। और इस पॉइंट पे बेसिकली हम आईफोन की वो भी डिफाइन कर देंगे, आईफोन डॉट प्राइस, ठीक है। तो प्राइस में बेसिकली हमारे पास लेट सपोज करेंगे इट इज़ नियरली अबाउट 2,50,000, ठीक है। तो ये कुछ 2,25,000 का मोबाइल फ़ोन है। और इस पॉइंट पे बेसिकली जो है मेरे ख्याल में मैंने तीनों पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए, ठीक है। उसमें बेसिकली आईफोन का नेम भी है, डिस्क्रिप्शन भी है और प्राइस भी, और इसी को मैं कॉपी करके मैं 3 और जो है वो प्रोडक्ट्स बना लेता हूँ, सॉरी 2 और प्रोडक्ट्स बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ आईपैड, ठीक है। यहाँ पर भी मैं कर दूँगा आईपैड, ठीक है। और ये आईपैड का वेरिएबल कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर दूँगा, यहाँ भी और यहाँ पे मैं कर दूँगा स्मार्ट टैबलेट कर देते हैं इसको, ठीक है। और मान लीजिए ये 3.5 लाख रुपए का है, ठीक है। और इसी पॉइंट पे बेसिकली यहाँ पे मैं कर दूँगा मैक बुक, ठीक है। और इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा यहाँ और यहाँ
और यहाँ पे मैं कर दूँगा मैकबुक, और इसी पॉइंट पे ये होने वाला है स्मार्ट, लेट्स सपोज कर इसको मैं कर देता हूँ इट्स अ लैपटॉप, और ये लेट्स सपोज करेंगे 4 लाख रुपए का है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेसिकली मैंने 3 प्रोडक्ट्स बना लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन 3 प्रोडक्ट्स को बेसिकली इन अपने प्रोडक्ट्स के एरे में जो है वो सेव करवाऊँगा, ठीक है। तो दैट विल बी प्रोडक्ट्स का जो एरे होने वाला है, डॉट यहाँ पे डॉट करके मैं जो है वो पुश करवाऊँगा, ठीक है। और हम पुश करवाएंगे बेसिकली आईफोन को, ठीक है, आईफोन, एंड देन वी विल बी प्रोवाइडिंग, हमारे पास जो नेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है आईपैड, एंड देन वी विल पुश द मैकबुक, ठीक है। तो इस पॉइंट में बेसिकली मैंने क्या किया है कि मैंने जो है वो 3 प्रोडक्ट्स क्रिएट किए और उनको प्रोडक्ट्स के एरे में पुश करवा दिया, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे अपने कोड को फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा कोड भी फॉर्मेट हो चुका है और इस पॉइंट पे बेसिकली मेरे पास एक प्रोडक्ट्स का एरे बन चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस प्रोडक्ट्स के एरे को जो है वो मैप करवाना है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर इसको नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल कर दूँगा कंपनी डॉट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स, वही एरे जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेसिकली जो है वो मेरा प्रोडक्ट जो है वो सिंपली जो है ना वो इस एंटिटी के साथ मैप हो जाएंगे जो कंपनी की एंटिटी होने वाली है, और देन विद द हेल्प ऑफ कंपनी रिपोजिटरी हम इस कंपनी को जो है वो डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली मुझे कंपनी की रिपोजिटरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो हम एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट करके मैं कंपनी की रेपो जो है वो इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू ऐप डेटा सोर्स, ठीक है, ऐप डेटा सोर्स डॉट गेट रिपोजिटरी, और यहाँ पर हम उस एंटिटी का नाम प्रोवाइड करेंगे जिसकी रिपोजिटरी हम गेट करना चाह रहे हैं। दैट विल बी ऑब्वियसली ऑफ टाइप कंपनी, ठीक है। तो कंपनी एंटिटी की रिपोजिटरी गेट करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास कंपनी रेपो है जो हमने ऐप डेटा सोर्स से गेट की, और वो ऐप डेटा सोर्स बेसिकली वही है जहाँ पर हमने अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट किया था, ठीक है। देन विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप डेटा सोर्स हम क्या करेंगे, इस कंपनी को इंसर्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर, एंड द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज़ टू, यहाँ पर मैं कर दूँगा कॉन्स्ट, ठीक है, और डेटा इंसर्टेड का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू कंपनी रेपो, कंपनी के रेपो इस्तेमाल करेंगे और डेट सेव के मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम इस कंपनी के ऑब्जेक्ट को जो है वो सेव करवा देंगे, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो इस पॉइंट पे मुझे पता है कि ये जो सेव का मेथड है, या बल्कि जितने भी टाइप वाले मेथड्स होते हैं वो सिंक्रोनस होते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे अवेट लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये अवेट लग चुका है, ठीक है। तो अवेट में बेसिकली यहाँ पर मेरी जो कोड की एग्जीक्यूशन इस पॉइंट पे रुक जाएगी, तब तक रुकेगी जब तक ये मेरे पास ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही कंप्लीट होगा मेरे पास वो डेटा जो भी इस रिपोजिटरी के थ्रू मेरे डेटाबेस में इंसर्ट होगा, वो डेटा मेरे पास यहाँ पर टाइप वाला मुझसे रिटर्न भी कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा तो मैं उसको रिस्पॉन्स में सेंड भी कर सकता हूँ एज अ जेसन। तो मैं उसको कर दूँगा रेस्ट डॉट जेसन, और जो डेटा इंसर्ट हुआ है वो मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर दो, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो इस पॉइंट में बेसिकली जो है ना वो मैंने सिंपल इंसर्ट का सिनेरियो क्रिएट कर लिया है अपने इस गेट के फंक्शन के अंदर, ठीक है। और इस पॉइंट में बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एप्पल नाम की कंपनी के अंदर 3 प्रोडक्ट्स जो है वो इंसर्ट होंगे मेरे पास, एक आईफोन हो रहा होगा, एक आईपैड हो रहा होगा और एक मैकबुक हो रहा होगा, ठीक है। और क्योंकि मैंने बेसिकली ये जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्ट मैप करवा दिए हैं, तो इसके लिए मुझे कैस्केड को भी इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो मैं सिंपल कंपनी के अंदर आऊँगा और यहाँ पर आते साथ ही मैं कॉमा लगाकर एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करूँगा जिसके अंदर हम कैस्केड को इनेबल कर देंगे। तो कैस्केड को मैं कर दूँगा सिंपल ट्रू, ठीक है। तो अगर ये कैस्केड जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, लेकिन अगर आप इसे ट्रू कर दें तो टाइप ऑरम बेसिकली क्या करता है कि बेसिकली वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप प्रोडक्ट का इसके अंदर मैप करवा के देंगे, तो टाइप ऑरम को कैस्केड के थ्रू ये पता चल जाता है कि आपने पहले प्रोडक्ट्स इंसर्ट करने हैं, देन इस कंपनी को इंसर्ट करना है, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो इस पॉइंट में मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव करते साथ ही मैं अपना इंटीरियर टर्मिनल खोल लेता हूँ। तो देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो रही है, और इस पॉइंट पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस एंड पॉइंट को हिट करूँगा तो मेरे पास एप्पल कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स ऐड हो जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो है वो एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है। तो अब मैं जो है ना अपने इंटीरियर टर्मिनल को खुला ही रखता हूँ और हम अपना थंडर क्लाइंट खोल लेते हैं। और थंडर क्लाइंट के अंदर जो है वो हमारे पास ऑलरेडी रिक्वेस्ट सेव है जो बेसिकली लोकल होस्ट 3000 पे, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो भी 3000 पे अप हुई है, ठीक है। और हमारा यूआरएल क्योंकि गेट का यूआरएल होने वाला है और बिल्कुल इंडेक्स का यूआरएल है, रूट का यूआरएल है, तो हम वही सेंड करेंगे, ठीक है। जैसे ही इसको मैं सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास रिस्पांस में जो है अच्छा खासा रिस्पांस आया है। मैं अगर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, अपना इंटीग्रेटर में थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ,
तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक एप्पल नाम की कंपनी जो है वो भी रजिस्टर हुई है, जिसका डिस्क्रिप्शन भी है, और उसके पास प्रोडक्ट्स का एक एरे है, और उस प्रोडक्ट्स के अंदर बेसिकली एक प्रोडक्ट आईफोन है, सेकंड उसके पास आईपैड इंसर्ट हुआ है, एंड देन उसके पास मैकबुक इंसर्ट हो रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं थोड़ा सा इसको अपना इंटीग्रेटर बंद करके इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ ताकि वो चीज़ें प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो अगर मैं इसे पूरा बड़ा कर लेता हूँ तो अब आपको कंप्लीट एरे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जिसमें एप्पल कंपनी रजिस्टर हुई है, एक सिंगल प्रोडक्ट आईफोन, आईपैड एंड मैकबुक, ये 3 प्रोडक्ट भी उसके इंसर्ट हो चुके हैं। और अगर आप मेरा इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोलते हैं तो आप अगर इसको थोड़ा-सा मैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल को बड़ा कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली जितनी भी एसक्यूएल रिक्वायर्ड थी उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वो यहाँ पर लॉग हो चुकी है। ठीक है, उसने बेसिकली कंपनी रजिस्टर की है। ठीक है, कंपनी इंसर्ट की है, एंड देन उसने बेसिकली प्रोडक्ट इंसर्ट किया, और प्रोडक्ट में बेसिकली उसने कितने प्रोडक्ट इंसर्ट किए हैं, 1, 2 एंड 3 प्रोडक्ट इंसर्ट किए, और उनके पैरामीटर्स में जो वैल्यूज़ प्रोवाइड किए हैं वो भी इसने यहाँ पे लॉक कर दी हैं। ठीक है, सिंपल एज़ दैट। और यही चीज़ आप बेसिकली डेटाबेस से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने डेटाबेस में आता हूँ और डेटा ग्रिप के अंदर, तो यहाँ पे आते साथ ही मैं सबसे पहले तो उस कंपनी के टेबल को जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। उसका डेटा भी मेरे पास डेटाबेस में आ चुका है, दैट इज़ एप्पल टेक कंपनी कैलिफोर्निया। ठीक है, और जैसे ही आप प्रोडक्ट के टेबल को दोबारा खोलते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 3 प्रोडक्ट भी ऐड हो चुके हैं, आईफोन, आईपैड एंड मैकबुक। ठीक है, और उनके पास जो कंपनी की आईडी जो यहाँ पर फॉरेन की एक्ट कर रही है वो 1 ऐड हो चुकी है। ठीक है, 1 इसलिए ऐड हो चुकी है कि वो रेफ़र कर रही है टू दिस कंपनी, जो मेरे पास यहाँ पे एप्पल की कंपनी थी। तो इस पॉइंट पे बेसिकली हम लोगों ने जो है ना क्लियर कट इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए डेटा को इंसर्ट कर लिया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास सारी चीज़ें प्रॉपर्ली काम कर रही हैं। मैं अपना इंटीग्रेटर में बंद कर लेता हूँ और हम दोबारा आ जाते हैं हमारे app.ts में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेटा प्रॉपर्ली इंसर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप बेसिकली मैं क्या करूँगा कि हम डेटा को फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दीज रिलेशंस। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है बेसिकली वो ये होने वाला है कि हम डेटा को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फाइंड के सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली हम लोग जो है ना इसी कंपनी रिपॉजिटरी की हेल्प लेंगे, और इसके थ्रू हम सारे के सारे डेटा को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ कि जितने भी मैंने इंसर्ट किए ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, मैं ज़रा इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कट कर लेता हूँ, और कट करते साथ ही मैं इसको यहाँ पर नीचे लेकर जाके पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करते साथ ही बेसिकली हम यहाँ पर इस पूरे कोड को मैं कमेंट कर दूँगा। ठीक है, ताकि कल को आप फर्दर जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बेसिकली यहाँ पर जो है ना सिंपली मेरे पास जो 20 एंड पॉइंट के अंदर जो चीज़ें बच गई हैं वो सिंपल एक रिपॉजिटरी है जो कंपनी की होने वाली है, और इस कंपनी की रिपॉजिटरी की मदद से हम लोग सारे डेटा को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल एक काम कर सकता हूँ कि मैं जो है ना वो कर सकता हूँ कॉन्स्ट डेटा, बल्कि डेटा नहीं, मैं इसको कर देता हूँ कंपनी फाउंड। ठीक है, कंपनी फाउंड इक्वल्स टू हम अवेट लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन टाइप और इनके सिंक्रोनस नेचर के हैं, तो यहाँ पे मैं अवेट लगाकर सिंपल कंपनी रिपो को इस्तेमाल करते हुए कंपनी रिपॉजिटरी डॉट फाइंड के मेथड को इस्तेमाल करूँगा। सॉरी, फाइंड 1 नहीं होगा, ये फाइंड होगा। ठीक है, तो फाइंड के मेथड को इस्तेमाल करते हुए बेसिकली अगर मैं इसके अंदर कोई भी पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप और मुझे पता लग जाता है कि इसको सारे के सारे रिकॉर्ड्स ही फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बेसिकली जैसे ही ये क्वेरी रन होगी, ये फंक्शन रन होगा, तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स डेटाबेस से उठाकर लाकर मुझे इस वेरिएबल में ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पर बेसिकली मुझे पता है कि कंपनी का जो रिलेशन बन रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट बन रहा है 1 to many का विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर मैं अपना दोबारा फाइल एक्सप्लोरर खोलता हूँ तो यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है वो प्रोडक्ट के साथ बन रहा है कंपनी का। ठीक है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर अगर वो रिलेशन भी लोड करवाना है तो अगेन जिस तरह हमने 1 to 1 के केस में किया, तो यहाँ पर भी मुझे वही सेम सिनेरियो रिपीट करना है कि यहाँ पर मैं एक रिलेशन का ऑब्जेक्ट पास करूँगा जिसमें मैं उस रिलेशन के नाम को ट्रू कर दूँगा, तो टाइप आरएम को ये बात पता लग जाएगी कि यार इसको कंपनीज़ भी चाहिए, लेकिन उस कंपनीज़ के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो भी मैप करवा के इसको भेजने हैं, क्योंकि इसने इस रिलेशन को भी मैप करवाया हुआ है। तो उसके लिए बेसिकली ये सिंपल यहाँ पर क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट पास करना है, उसके अंदर एक रिलेशंस का वेरिएबल होगा, मतलब एक और की पैरामीटर होगा, वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली जो भी रिलेशन मैंने मैप करवाना है उसको मैं ट्रू कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाकर जो है ना वो वो भी खोलेंगे सजेशंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सजेशंस में प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पर करके ट्रू कर दूँगा, तो इस पॉइंट पर बेसिकली जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट्स को ट्रू करता हूँ तो इस पॉइंट पे मैंने टाइप फॉर्म को बता दिया है कि कंपनीज़ का डेटा भी मुझे चाहिए, लेकिन उस डेटा के साथ मेरे पास प्रोडक्ट्स का रिलेशन भी मैप होकर आना चाहिए।
ठीक है। तो इस पॉइंट पर वो डेटा मेरे पास कंपनी का प्रोडक्ट के साथ मैप होकर आ रहा होगा, और जैसे ही जो डेटा मुझे मिलेगा मैं इसको कॉपी करके जेसन के फॉर्मेट में रिटर्न करवा दूँगा, ठीक है, सिंपल एज़ दैट। तो इस पॉइंट में इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करते साथ ही मैं अपना इंटीरियर टर्मिनल दोबारा खोल लेता हूँ, और आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो रही है। तो जैसे ही मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट होती है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे ही मैं इस यूआरएल को एड करूँगा तो मुझे सारी का सारी कंपनी का डेटा मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोडक्ट्स जो उस कंपनी के अंदर ऐड हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे मैं दोबारा अपने थंडर क्लाइंट की रिक्वेस्ट की तरफ चला जाता हूँ जो मेरे पास लोकल होस्ट 3000 वाली थी, और इस पॉइंट पे बेसिकली जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस यूआरएल को हिट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर सारे के सारे जो है वो कंपनीज आनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेट टनल बंद कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं जैसे इस रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा तो इस पॉइंट पे देख सकते हैं कि मेरे पास रिस्पॉन्स में जो है वो एप्पल कंपनी आ रही है। ठीक है, और उसके एप्पल कंपनी के क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स हैं तो मेरे पास वो सारे के सारे 3 प्रोडक्ट्स भी उसके साथ मैप होके आ रहे हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर कट वो सिनेरियो नज़र आ जाएगा कि मेरे पास कंपनी भी आ रही है और उस कंपनी के 3 स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स भी मेरे पास उठकर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर समहाउ मैं दोबारा अपना अगर इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो भी एसक्यूएल रिक्वायर्ड थी इस डेटा को गेट करने के लिए वो यहाँ पर उसने लॉक कर दी, जहाँ पर उसने बेसिकली लेफ़्ट ज्वाइन किया है मेरे प्रोडक्ट के टेबल के साथ। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है बेसिकली ओआरएम को इस्तेमाल करने का। इसी पॉइंट पे लेट्स सपोज़ करें कि अगर मैं अपने app.ts के अंदर आता हूँ और मैं अगर इस रिलेशन के पैरामीटर को प्रोवाइड नहीं करता, मैं यहाँ पे सिंपल जो है इसको हटा देता हूँ और सेव कर देता हूँ, और सेव करते साथ ही दोबारा अगर मैं अपना इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोलता हूँ तो आप देखते हैं मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो रही है। और इस पॉइंट पर क्योंकि मैंने उसे रिलेशन का पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किया इस फाइंड के फंक्शन के अंदर, तो अब मुझे वो कंपनी का डेटा तो ला के दिखाएगा लेकिन उस कंपनी के अंदर उसके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है। अब अगर मैं दोबारा अपने थंडर क्लाइंट की तरफ आता हूँ और जैसे मैं रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ एक सिंगल कंपनी है, और उस कंपनी के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे पास नहीं आ रहा है। और वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैंने उसे फाइंड के ऑप्शन में बेसिकली वो रिलेशन मैप नहीं करवाया। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप बेसिकली रिलेशन को फाइंड के जो है ना वो मेथड के अंदर प्रोवाइड करके उस रिलेशन को भी गेट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना उस एंटिटी पर आकर जहाँ पर आपने वो रिलेशन क्रिएट किया है वहाँ पर आप ईगर को भी ट्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये जिस तरह हम लोगों ने 1 to 1 में डिस्कस किया था ये वही सिनेरियो है। ठीक है, जैसे आप ईगर को इनेबल करते हैं तो ये जो आपका रिलेशन होता है वो लेज़ी से हटकर ईगर हो जाता है, और ये ईगर का पैरामीटर टाइप और को बताता है कि यार नो मैटर आपने फाइंड के अंदर वो रिलेशन मैप करवाया है या नहीं करवाया, ये एनी हाउ ये एंटिटी के साथ ये प्रोडक्ट का डेटा उठकर लाजमी आएगा। ये अंडरस्टूड सी बात है अगर आप ईगर के वेरिएबल को ट्रू कर देते हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे मैं काम करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, और सेव करते साथ ही देखते हैं मेरी एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो रही है, और आप देख सकते हैं मैंने फाइंड के अंदर कोई रिलेशन मैप नहीं करवाया लेकिन मैंने ईगर को इनेबल कर दिया। तो ईगर बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, उस रिलेशन को लीज से हटाकर ईगर में ले आता है और ऑटोमेटिकली आपके रिलेशन को मैप करवा देता है, चाहे आप उसके पैरामीटर्स प्रोवाइड करें या ना करें। ठीक है, तो इस पॉइंट में देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है, और अगर मैं दोबारा अपने थंडर क्लाइंट की तरफ आता हूँ और इसके साथ ही अब मैं अगर रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एप्पल कंपनी के साथ साथ उसके प्रोडक्ट्स भी उठ के आ रहे हैं, आईफोन, आईपैड एंड मैकबुक। ठीक है, तो इस पॉइंट पर बेसिकली मैंने क्या किया है कि फाइंड के अंदर कोई भी ऑप्शन पास नहीं किया है लेकिन मैंने ईगर को इनेबल कर दिया था, तो इस वजह से मेरे पास वो रिलेशन मैप होकर ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि डिफरेंस बिटवीन ईगर एंड लेज़ी रिलेशंस। ठीक है, तो इस पॉइंट पर बेसिकली आप रिलेशन की बेस पे कोई अगर डेटा को फ़िल्टर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कि लेट्स सपोज़ करें कि मैं अगर अपना इंडिकेटर बंद करता हूँ तो यहाँ पर आकर बेसिकली जो है मुझे पता है कि मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो रिलेशन को मैप करवाऊँगा। ठीक है, रिलेशंस, ठीक है, और यहाँ पर मैं उसके अंदर लेट्स सपोज़ करें कि प्रोडक्ट्स को मैं ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट्स को मैं ट्रू कर देता हूँ, और यहाँ पर आते साथ ही जो है ना मैं एक और ऑब्जेक्ट पास करूँगा जो वेयर का होगा, और उस वेयर के अंदर लेट्स सपोज़ करें मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि जहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वही प्रोडक्ट्स उठ के आने चाहिए जिनकी जो प्राइस है, ठीक है, जो प्राइस है वो मान लीजिए वो है लेस देन। ठीक है, और ये जो लेस देन का बेसिकली फंक्शन होगा ये अगेन इंपोर्ट होगा फ्रॉम टाइप ओआरएम। ठीक है, तो ये जो लेस देन है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइप ओआरएम से इंपोर्ट हो रहा है, जिनकी प्राइस है लेस देन 1 लाख। ठीक है, तो इस पॉइंट में मैं इसको सेव कर देता हूँ, और सेव करते साथ ही जो है ना अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टाइप ओआरएम बेसिकली मुझे फ़िल्टर डेटा प्रोवाइड करेगा और वही डेटा प्रोवाइड करके ला के देगा कंपनी का
जिस कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस होगी लेस देन 1 लाख, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो मैं अपना अगर इंटीग्रेटेड टर्मिनल अगर खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो रही है। और इसी पॉइंट पर जब तक ये रीस्टार्ट हो रही है, मैं अगर आपको अपने डेटा ग्रिप में अंदर लेके आता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको जो है ना, अगर मैं अपने प्रोडक्ट का टेबल खोलता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसकी प्राइस जो है वो 1 लाख से कम की हो, ठीक है। सारे के सारे 1 लाख से ऊपर के प्रोडक्ट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो कंपनी जो है उसके अंदर वो गेट ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही जिसके पास 1 लाख से कम का प्रोडक्ट पड़ा हुआ हो, ठीक है। तो जैसे ही आप अगेन जो है वो अब मेरे थंडर क्लाइंट की तरफ आते हैं और इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, तो देख सकते हैं मेरे पास एम्प्टी एरर रिटर्न हो रहा है, ठीक है। ऑल्दो उसने पूरी की पूरी क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी है और मेरे पास वेयर के क्लॉज में उसने वो कंडीशन भी प्लेस कर दी है, ठीक है, जहाँ पर उसकी प्राइस हो लेस देन 1 लाख, ठीक है। तो कोई ऐसी कंपनी डेटाबेस के अंदर फिलहाल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही जिसके पास 1 लाख से कम का प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो इसी वजह से मेरे पास रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं आया, एक एम्प्टी एरर आया, ठीक है। लेकिन जैसे ही लेट सपोज करें कि मैं इसको 3 लाख से जो है लेस देन कर देता हूँ और मैं उसको सेव करवा देता हूँ, तो मेरी एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो रही है। और इस पॉइंट पे अगर आप मेरे डेटा ग्रिप में आकर चेक करें तो मेरे पास 2,50,000 का मेरे पास एक स्मार्टफोन एग्जिस्ट कर रहा है जो आईफोन है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेसिकली 3 लाख से जो कम प्राइस में मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास कंपनी का डेटा आ रहा होगा और उसके अंदर सिर्फ यही एक प्रोडक्ट फिल्टर होकर आ रही हो, ठीक है। तो मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है और इस पॉइंट पर अगर मैं जाकर दोबारा अपने थंडर क्लाइंट की इस रिक्वेस्ट को हिट करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली मेरे पास वो कंपनी भी आ चुकी है और उसके सारे के सारे रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रही थी जो 3 लाख से कम की थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्वेरी के मुताबिक वो कंपनी भी गेट हो चुकी है और उस कंपनी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सारे के सारे गेट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मेरी जो क्वेरी की फ़िल्ट्रेशन है जो हम लोगों ने परफ़ॉर्म की थी विद दिस रिपॉजिटरी, ठीक है, वो परफेक्टली काम कर रही है, ठीक है। और अगर आप अपना इंटीग्रेटर टर्मिनल खोल कर देखते हैं तो बेसिकली वो क्वेरी भी उसने प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर दी है, ठीक है। जिसके थ्रू बेसिकली उसने यहाँ पर कंडीशन भी मैप कर दी थी कि जहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट्स की प्राइस लेस देन $1 होनी चाहिए और $1 के अगेंस्ट में उसने 3 लाख के पैरामीटर को भी मैप कर दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम लोगों ने बेसिकली जो है ना वो डेटा को प्रॉपर्ली फाइंड भी कर लिया है और डेटा को फिल्टर भी कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू दिस रिपॉजिटरी मेथड, ये फाइंड के मेथड के थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा बेसिकली वो ये होगा कि हम बेसिकली जो है वो डेटा को अपडेट करके देखते हैं कि हम विद द हेल्प ऑफ दिस वन टू मनी रिलेशन हम डेटा को अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अपडेट का सिनेरियो काफ़ी जो है ना सिंपल होने वाला है। मैं काम करता हूँ अगेन इस पूरे जो फाइंड के मेथड को यहाँ से जो है ना वो कट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको अगेन मैं नीचे लेके चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और कमेंट कर दूँगा ताकि आप कल को इसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और अगेन दोबारा आते हैं हम उस मेथड के अंदर और यहाँ पर अगेन हम विद द हेल्प ऑफ दिस रिपॉजिटरी हम इस डेटा को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अपडेट करने का सिंपल सिनेरियो क्या होगा, सबसे पहले मुझे बेसिकली उस डेटा को गेट करना है जिस डेटा को मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज करें कि अगर मैं दोबारा अपने डेटा ग्रिप में आता हूँ तो और कंपनी के अंदर आता हूँ, तो मान लीजिए मैं कंपनी जिसकी ID 1 है उस डेटा को मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ सकता हूँ और सिंपली जो है ना मैं कह सकता हूँ कि कॉन्स्ट और कॉन्स्ट में मैं कंपनी का नाम दे देता हूँ कि कंपनी इक्वल्स टू और यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ दिस रिपॉजिटरी कंपनी रिपॉजिटरी, ठीक है, डॉट हम फाइंड करेंगे और फाइंड के अंदर अगेन जो है हम एक ही सिंगल रिकॉर्ड फाइंड करेंगे क्योंकि हमने उसी सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करना है, ठीक है। तो फाइंड वन के अंदर बेसिकली हम सिंपल जो है वो पास करेंगे कि किस क्राइटेरिया के बेस पे अपने रिकॉर्ड को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल एक वेयर की कंडीशन लगा देंगे कि वेयर ID, ठीक, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, कि उस कंपनी को फाइंड करके लेके आओ जिसकी ID 1 हो, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है दो सिनेरियोज बनेंगे, यहाँ तो वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, यहाँ वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक चेक लगा सकता हूँ कि इफ़ कंपनी, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, के अनडिफाइंड ना हो, ठीक है, तो आप ये काम करो। और अगर वो अनडिफाइंड है तो एल्स के केस में हम सिंपल जो है वॉरेंस डॉट सेंड कर सकते हैं कि कंपनी ऑन ID 1 डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल एज दैट, ठीक है। और अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो हम यहाँ पर अगेन उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद अपडेट करेंगे, ठीक है। और क्योंकि सारे के सारे मेथड जो है वो एसिंक्रोनस होते हैं तो मैं यहाँ पर अवेट लगा दूंगा।
ठीक है। तो इस पॉइंट पर बेसिकली मेरे पास जो है, क्योंकि मुझे तो पता है कि आईडी 1 के अगेंस्ट में रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पर आकर बेस्ड ऑन सम जो है ना वो क्राइटेरिया के अब रिकॉर्ड गेट हो चुका है, हम बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया उस रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। तो मान लीजिए मैं अगेन कंपनी जो मैंने फाइंड की अभी उसका जो नेम है वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको नेम को हटाकर मैं कर दूँगा एप्पल, अपडेटेड कर देना है, ठीक है, अपडेटेड, ताकि सिर्फ आपको ये पता लग जाएगा हम डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मान लीजिए कि अगर मैं जो है ना प्रोडक्ट्स के नाम को भी जो है ना अपडेट करना चाह रहा हूँ, जितनी प्रोडक्ट्स उस कंपनी के हैं उनके नाम को भी या उनके प्राइसेस को भी चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। बेसिकली सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल फॉर का लूप लगाना है, तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा फॉर, और यहाँ पर मैं कर दूंगा लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मैं कर दूंगा एक्स इज़ लेस देन जो है वो कंपनी डॉट लेंथ कर देंगे हम, ठीक है, तो कंपनी डॉट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ के जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनकी लेंथ के बराबर हम लूप चलाएंगे और एक्स को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और इस पॉइंट पे बेसिकली इस फॉर लूप के अंदर बेसिकली हम क्या करवा रहे होंगे कि उस डेटा को हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं करता हूँ कि कंपनी डॉट प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के अंदर हम एक्स को पास करके डॉट प्राइस जो है, ठीक है, और प्राइस मान लीजिए कि जो प्राइस है वो मैं सीरीज़ वाइज जो है ना वो अपडेट करना चाह रहा हूँ, कि मैं उसको 10 कर देता हूँ, ठीक है, कि जितनी प्रोडक्ट्स की प्राइस है उसको मान लीजिए मैं सबको अपडेट करके 10 करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेसिकली क्या हो जाएगा, उन तमाम की प्राइस जो होगी वो 10 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। ऑल तो ऐसा होने नहीं वाला, ठीक है, लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर, लेकिन इसी सिर्फ आपको जो है ना समझाने के लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेसिकली मैंने क्या किया, उस कंपनी को फाइंड किया, उस कंपनी के नाम को भी अपडेट कर दिया और उसके प्रोडक्ट्स की प्राइस को भी मैंने चेंज करके 10 कर दिया, ठीक है। और इसी पॉइंट पे बेसिकली सिंपल हम क्या कर देंगे, अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस कंपनी रिपोजिटरी हम क्या कर रहे होंगे, उस डेटा को दोबारा सेव करवा देंगे, ठीक है। तो मैं कर दूंगा कंपनी रेपो, ठीक है, कंपनी रेपो डॉट सेव, और सेव के अंदर बेसिकली हम सिंपल जो भी कंपनी हमने चेंज की है उसको हम पास करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस कंपनी को गेट किया, उसकी वैल्यूज़ को अपडेट किया और फिर दोबारा उसको सेव करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि एसिंक्रोनस ऑपरेशन है तो मैं अवेट कर दूंगा और ये मुझे वो एंटिटी रिटर्न करेगा। तो जो डेटा चेंज हुआ है हम उसको डेटा चेंज के वेरिएबल में सेव भी करवा लेते हैं, ठीक है। डेटा चेंज इज इक्वल टू अवेट, क्योंकि जो भी डेटा मैं दोबारा सेव करवाऊंगा मुझे पता है कि वो मुझे रिटर्न भी होगा, ठीक है। तो जो डेटा रिटर्न होगा उसको मैं डेटा चेंज के वेरिएबल में सेव करवाते साथ ही उसको जो है ना वो हम अगेन जेसन के अंदर सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कर दूंगा डेटा चेंज्ड, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगेन जो भी डेटा किया था मैंने, सिनेरियो ये रखा था कि कंपनी को फाइंड किया, ठीक है, बेस्ड ऑन आईडी, फिर उस कंपनी की वैल्यूज़ को अपडेट किया, उसको दोबारा सेव करवा दिया, ठीक है, उस रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अगेन आपका क्वेश्चन होगा कि मैंने सेव का मेथड क्यों इस्तेमाल किया, तो हम ये ऑलरेडी 1-to-1 के केस में डिस्कस कर चुके थे कि अगर आप सेव के मेथड में भी जाते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये दो काम करता है। अगर वो एंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो उसे इंसर्ट कर देगा, अगर वो एंटिटी एग्जिस्ट कर रही होगी तो उसे अपडेट कर देगा, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि जो भी यहाँ पर आईडी होने वाली है कंपनी की, ना मैंने उस कंपनी की आईडी को चेंज किया है, ना मैंने उस प्रोडक्ट की आईडी को चेंज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आईडी सेम होने वाली है। तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप और मुझे पता लग जाएगा कि यार ये एंटिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इनको जाकर सिर्फ अपडेट कर दो, ठीक है। तो इस पॉइंट पर बेसिकली जो है वो मेरी जो लॉजिक है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो चुकी है अपडेट वाली, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पर जैसे ही जो है मैं इस यूआरएल को हिट करूँगा तो बेसिकली ये बेस्ड ऑन आईडी 1 के रिकॉर्ड को जाकर अपडेट कर देगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अपना इंटीग्रेटर टर्मिनल खोल लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन क्या हो रही है, दोबारा रीस्टार्ट हो रही है, और जैसे ही रीस्टार्ट होती है तो हम इस एंड पॉइंट को टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो चुकी है, और इस पॉइंट पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस यूआरएल को वेट करूँगा तो मेरा डेटा अपडेट हो जाना चाहिए ऑन आईडी 1, ठीक है। तो दोबारा चलते हैं अपने थंडर क्लाइंट की तरफ, ठीक है। और जैसे मैं थंडर क्लाइंट की तरफ आता हूँ और इस रिक्वेस्ट को दोबारा हम सेंड करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ टाइम लिया इसने, और बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया उसने मेरे एप्पल की कंपनी को भी अपडेट कर दिया, और उसने जितने भी प्राइजेस थे मेरे पास उनके प्राइजेस को भी अपडेट करके जो है वो 10 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और जितनी भी एसक्यूएल इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड थी वो उसने यहाँ पर नीचे लॉग भी कर दी। उसने पहले कंपनी को अपडेट किया, फिर उन तमाम प्रोडक्ट्स को अपडेट किया और उनकी प्राइस को बराबर कर दिया 10 के, सिंपल एज दैट, ठीक है। और इस चीज़ को आप डेटा ग्रिप से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं डेटा ग्रिप में आता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं कि एप्पल अपडेट के नाम भी चेंज होकर एप्पल अपडेटेड हो चुका है, और प्रोडक्ट के अंदर आएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के प्राइस भी सबके 10 हो चुके हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर बेसिकली हमने बेस्ड ऑन दिस कंपनी रिपोजिटरी मैंने प्रॉपरली डेटा को भी अपडेट कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डिलीट के सिनेरियो को डिस्कस करेंगे कि हम विद द हेल्प ऑफ दिस 1-to-many रिलेशन और इस रिपोजिटरी को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे डेटा को डिलीट कर सकते हैं,
ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने डिलीट का सिनेरियो जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं काम करता हूँ कि ये सारा अपडेट का कोड भी अगेन यहाँ से मैं कट कर दूँगा, और कट करते साथ ही बेसिकली हम इसको मैं नीचे लेके आके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसको अगेन मैं कमेंट कर दूँगा ताकि आप इसको फर्दर इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे दोबारा आते हैं अपने एंड पॉइंट के अंदर, और यहाँ पर हम डिलीट का सिनेरियो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, और डिलीट के केस में बेसिकली मुझे करना क्या है कि अगर मैं दोबारा अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आता हूँ और अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को बंद करते साथ ही मैं अगर अपने एंटिटीज़ के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पर मुझे पता है कि एक कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने वाले हैं, लेकिन समहाउ अगर कोई यूज़र कंपनी को डिलीट कर देता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके प्रोडक्ट्स भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है, अगर एप्पल कंपनी कल को डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है उसके प्रोडक्ट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सिंपल जो है ना वो ऑन डिलीट का ऑप्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मुझे पता है कि इस प्रोडक्ट का जो रिलेशन बन रहा है वो कंपनी के साथ बन रहा है, तो यहाँ पर आकर मुझे सिंपल एक ऑन डिलीट का पैरामीटर प्रोवाइड करना है। ठीक है, कि ऑन डिलीट पे बेसिकली ऑन डिलीट का मतलब क्या है कि समहाउ अगर कल को आपका एक कंपनी का रिलेशन डिलीट होता है तो उस केस में आपने इस प्रोडक्ट के साथ क्या करना है वो आप इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली सिंपल आपके पास काफ़ी सारे जो है ना वो पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे नो एक्शन ओशन का मतलब है कि कुछ भी नहीं करना आपने। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है कि आप रोक दो, यार नहीं, जब तक आप प्रोडक्ट डिलीट नहीं करोगे तो आप कंपनी को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, सेट नल का मतलब क्या है कि उस प्रोडक्ट का जो कंपनी है उसको नल असाइन कर दो। ठीक है, और कैस्केड का मतलब क्या है कि आप सिंपल उसे क्या कर दो, इस प्रोडक्ट को भी साथ में डिलीट कर दो। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे ही मैं इस कंपनी को डिलीट करूँगा तो उसके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स भी डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उसके रिलेशन में बता दिया है कि डिलीट पे आपने उसको कैस्केड कर देना है। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करते साथ ही दोबारा अगर मैं अपने app.ts के अंदर आता हूँ, और मुझे पता है क्योंकि मेरे पास अभी डेटा ग्रिप के मुताबिक अगर मैं डेटा ग्रिप में आता हूँ तो डेटा ग्रिप के मुताबिक मेरे पास सिर्फ एक सिंगल कंपनी एग्जिस्ट कर रही है जिसकी ID 1 है। तो मैं सिंपल जाकर बेस्ड ऑन दिस ID इस डेटा को डिलीट कर सकता हूँ। मैं सिंपल आगे यहाँ पे कर सकता हूँ कि अवेट। ठीक है, और अवेट में अगेन मैं कंपनी की रिपोजिटरी इस्तेमाल करूँगा, और कंपनी रिपोजिटरी डॉट डिलीट का मेथड इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर मैं ID 1 पास कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ID 1 का रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ID 1 को वो टाइप और हम देखते हुए उस रिकॉर्ड को जाकर डिलीट कर देगा। और इसी पॉइंट पर हम सिंपल जो है वो रेस डॉट सेंड मतलब रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे कि डेटा डिलीटेड, सिंपल एज दैट। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करते साथ ही अपना इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोल लेता हूँ, और इस पॉइंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस URL को हिट करूँगा तो मेरे पास ये रिकॉर्ड बेस्ड ऑन ID 1 वो कंपनी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है, और जैसे ही मैं दोबारा अपने थंडर क्लाइंट की तरफ आता हूँ उस रिक्वेस्ट पे चलते हैं, और जैसे ही मैं उस रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो है ना वो डिलीट की जो क्वेरी है वो भी चल चुकी है नीचे लॉग्स के अंदर। ठीक है, टाइप और में लॉग कर दिए, और 200 का ओके का रिस्पांस भी आ चुका है, और डेटा डिलीट का भी रिस्पांस मेरे पास आ चुका है। और इस पॉइंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास मेरी कंपनी भी डिलीट हो जानी चाहिए और उसके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स भी डिलीट हो जाने चाहिए, क्योंकि मैंने बेसिकली ऑन डिलीट का ऑप्शन के अंदर कैस्केड का पैरामीटर प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो मैं अगर इसको आप डेटा ग्रिप के अंदर अगर आप आते हैं, और आते साथ ही जैसे ही आप प्रोडक्ट किट जो है ना उसको उस पर आएंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास प्रोडक्ट भी सारा डिलीट हो चुके हैं, और आप कंपनी के अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास मेरी कंपनी भी डिलीट हो चुकी है। तो इस पॉइंट पर बेसिकली हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ दिस रिपोजिटरी हम लोगों ने डेटा को डिलीट कर भी देख लिया। और ये थी ओवरऑल समरी 1 to many रिलेशन की एंड मैनी टू वन के रिलेशन की। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों का सवाल होगा कि हम लोगों ने जो है ना वो मैनी टू वन का जो रिलेशन है वो तो कहीं पर डिस्कस किया ही नहीं। ठीक है, तो वो जो काम जितने भी सारे काम हम लोगों ने यहाँ पर 1 to many के साथ किए थे, आप अगेन वही सारे के सारे काम मैनी टू वन के रिलेशन के साथ भी कर सकते हैं। और उस केस में बेसिकली आप जो रिपोजिटरी इस्तेमाल कर रहे होंगे वो प्रोडक्ट की रिपोजिटरी इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर आकर जो है ना app.ts के अंदर क्या करना होगा, इस लाइन को डुप्लीकेट करना होगा, इसको नाम चेंज करके आप सिंपल कर सकते हैं प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ठीक है, और यहाँ पर आप सिंपल कंपनी पास कर देंगे प्रोडक्ट के, मैं प्रोडक्ट की एंटिटी की रिपोजिटरी गेट करना चाह रहा हूँ। और जितने भी ऑपरेशन हम लोगों ने कंपनी रिपोजिटरी के साथ परफॉर्म किए थे वही सेम आप प्रोडक्ट रिपोजिटरी के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको जो है ना वो रेफ़र करूँगा कि आप चाहें इसकी डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करें। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी आते हैं ना, अगर मैं क्रोम खोलता हूँ और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में भी आता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने इस रिलेशन को जो है ना फर्दर डिस्कस किया हुआ है कि पहले फ़ोटोज़ क्रिएट करके फिर यूज़र, और फिर यूज़र अल्टरनेटिवली सारे के सारे जितने भी ऑप्शन हैं ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको सजेस्ट करूँगा कि जो ऑपरेशंस हम लोगों ने कंपनी रिपोजिटरी को इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म किए थे वही सारे ऑप्शंस आप प्रोडक्ट की रिपोजिटरी को इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म करें, ताकि आपको ये ड्यूअल रिलेशनशिप जो हमने 2 डायरेक्शनल रिलेशनशिप बनाया था 1
वन टू मैनी एंड मैनी टू वन का ये आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ये वीडियो जो है ना वो तकरीबन ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना वो मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।